अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। चलिए नावल शुरू। ठीक है, फिर शुरू किया जाए। मुगीर ने कहा तो सब दिलचस्पी से मुतवज्जो हुए। फिर 2 टीमें बनी। सारी लड़कियां नीचे बर्थों पर बैठ गई तो लड़के ऊपर वाली बर्थों पर बर्जमान हुए। एक तरफ मार और जवेरिया, महरमा, आलम और रोशनी और रबिया जनाब और बात थे, तो बाकी दूसरी तरफ थे। मुगीर की टीम का नाम ए था तो मार की टीम का नाम बी था। दोनों टीमों में 8 अफराद थे। असूल ये था कि पहले के शेर से कोई भी लफ्ज़ लेकर दूसरे को शुरू शेर को कहना था। आंखों में रहकर दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहकर दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। टीम ए ने से नाबिया ने शुरू किया। अर्ज किया है। दूसरी तरफ से जुवेरिया ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जी इरशाद इरशाद। माँ ने लहराकर अर्ज किया है। खिड़की से झांक के देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था। खिड़की से झांक कर देखा तो रास्ते पर कोई नहीं था। फिर रास्ते पे जाकर देखा तो खिड़की खिड़की पे कोई नहीं। वाह वाह वाह। मैंने सरदना और बाकी सब को हश्मगीन निगाहों से देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? वो गड़बड़ाइए, कोई शेर है? नाबिया ने बमेच खाकर। हाँ ना, कितना शानदार था ये। वो खुश होकर बोले, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने दांत पीसे। ये शेर नहीं, काउंटिंग होगा, काउंट होगा। शराफत से दूसरा बोला। समझे तुम लोग? इशारिया ने बोली, जिस पर जुवेरिया ने बुरा सा मुंह बना। वो शख्स जिसने कभी मेरा घर नहीं देखा, उस शख्स को मैंने कभी घर पर नहीं देखा। टीम बी से आबाद ने नाबिया को देखते हुए कहा तो वो दांत पीस कर रहेगी। कभी हौसला भी आजमा लेना चाहिए, बुरे वक्त में भी मुस्कुरा लेना चाहिए। अगर 7 दिन भी खुजली ना हो तो 8वें दिन मुगीर और अमार को नहा लेना चाहिए। शेर और ये शेर टीम ए की शाजिया की तरफ से है, जिस पर ये सी छूटी। ये क्या बकवास है? दोनों ने ब्याह को बकवास नहीं, ये शेर था। उसने मजे से कहा, हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाही से। देखा आज खुद को कुछ पुरानी तस्वीरों में। अब की बार टीम बी की बिया ने धीमे लहजे में गुनगुनाया। नशीली आंखें, धीमा लहजा, हुस्न तो क्यामत वल्लाह। हम फना हो जाएंगे खुद को शीशे में देखते देखते। यहाँ शेर की टांगें टीम ए की मुगीर ने तोड़ी थी। ये मूंग मसूर की दाल शक्ल देखिए कभी अपनी गौर से। जना मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोली, चमन से कबाब बू आ रही है, लगता है किसी बुलबुल का दिल जल रहा है। चढ़ाया। अच्छा बस बस, अब लड़ना झगड़ा मत शुरू कर देना। बिया ने सीज फायर किया तो अर्ज किया, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है? बी टीम से आलम ने रुक कर दा तलब नजरों से सबको देखा। वाह वाह वाह। सब लड़कों ने सर दुना। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है? जिंदगी भर का साथ है, अब करीब आ जाओ। उसने इशारे को देखकर बड़े स्टाइल से कहा, दुनिया हमें तन गोश है। आस्था से बोलिए, कुछ और करीब आओ तो कोई सुन ना रहा हो। उसके जवाब में बेसाख्तगी बोली, ओ इन दोनों की इस तरह की केमिस्ट्री पर सबने मैनेजी इनको देखते हुए वोटिंग शुरू कर की। नजरों को खुद पर महसूस करते इशारिया छप सी गई और इस पर मुतरादी आलम की निगाहें। अब टीम बी की बारी है। हाँ हाँ तो अर्ज किया। 12 हमारा आगे बस। अब भी हम तन गोश हुए। तुहार चेहरा फूल तुम तुहार चेहरा फूल समा। तुहार चेहरा फूल समा। तुहार नाक गाल बाल सब फूल समा। फूल हमारी बैंसुआ के समा। माँ ने बड़े ही तरम से बाहरी अंदाज में पढ़ा तो सबका क्या कहना, ये भी नहीं काउंटिंग होगा। वो दूसरा फूटो। मुई ने तभी बतीसी नुमाइश करते कहा, जिसकी सबने तईद की। खुद की बारी पर तो सब काउंट होगा और अब दूसरी के टाइम नहीं काउंट होगा। माँ ने आईब्रो चुकाई। जाने दो अमार, मैं कह देती हूँ। रोशनी ने उसे तसल्ली दी तो सब उसकी तरफ देखा। इतना आहिस्ता क्या है तेरे जानिब का सफर, इश्क करने के लिए उम्र पड़ी हो जैसे। अब टीम में एक और शार कहना है। सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब इस जिद है कि तुम मर के दिखाओ हमको। उस तरह से आलियाने का, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, 1000 मरेंगे लाखों तैयार बैठे बर्बाद कर अपनी तलीम लड़कियों के पीछे। फिर से कहते हैं, मौलवी साहब दुआ कीजिए बेरोजगार बैठे हैं। दूसरी जानिब से जरनाम ने तंजी अंदाज में, दास्तान इश्क में जवाल वफा हो जाएगा, अगर मुसलसल खफा ही रहना है तो दफा हो जाओ।
हो जाओ। टीम ए से वलीद ने लहरा कर कहा और सब लड़कों ने से दाद वसूल की। इश्क करना है तो फिर दर्द में रहना सीखो, वरना ऐसा करो औकात में रहना सीखो। सामने से मेहरू ने भी फट से कहा तो लड़की विक्ट्री का निशान दिया। हम भी निकले हैं तलाश इश्क में अपनी तन्हाइयों से लड़कर, पर सर्दी बहुत ही चाय पीकर वापिस आ गए। अब आखिर में बिला ने सर दाब भर कर पड़ा तो सबने उसकी हालत जार पर मुस्कुराए। कब से सोने की कोशिश कर रही थी मगर नींद थी कि आने का आके नहीं दे रही थी। उसने हसरत भरी निगाहों से मजे से सोती नाबिया को देखा जो उसके साथ ही बर्थ शेयर कर रही थी। सब दो दो करके लेटे थे। इसे खुद ही नाबिया के साथ बर्थ शेयर करने की हामी तो उससे रात भर मजे से बातें करेगी और सफर अच्छे से कटेगा। मगर नाबिया ने उसे पूरे प्लान पर पानी की टंकी फेंक, क्योंकि वो लेटते साथ ही सो गई। और जो एरिया सिर्फ दिल ही दिल में उसे सलावातें सुनाकर आएगी। उसे गुस्से से नाबिया का पैर खुद पर से हटाया जो वो नींद में बार बार उस पर आख रही। यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही, मोहतरमा को देखो मेरा ख्याल किए बगैर ही मजे से सो रही हैं। वो बुड़बड़ाई और फिर से सोने की कोशिश एक लगी तो एक तो इसके साथ कई मसले हैं। सबसे पहला मसला ये है कि इसे ट्रेन में नींद आती ही नहीं थी। फिर वो हाथ से ज्यादा डरपोक थी जिसकी वजह से तरह तरह के उल्टे सीधे उसके जहन में आते रहते जो उसे मजीद परेशान। इस पर मुतराद लाइट भी ऑफ थी और इस वक्त सिर्फ वो ही जाग रही थी। रात के तकरीबन 2 ढाई बज रहे थे और सन्नाटा था। तो ट्रेन तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। तो कभी कभी हवा तेजी से सरसराती तो फिजा में इरताज पैदा होता तो खामोशी छा जाती। उसे फिर से करवट ली बंद की तभी अचानक ट्रेन रुकी। उसने आंखें खोली और लेटे लेटे देखा कि कोई स्टेशन है। खिड़की से बाहर देखते ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया क्योंकि ट्रेन किसी स्टेशन की बजाय सुनसान इलाके में आसपास अंधेरा ही था। ट्रेन की एकदम ड्रोनी आवाज के साथ रुकी और अब इनकी हालत खराब होने लगी। तो उसने सारे हॉरर मूवी के ड्रोने सीन्स आने लगे। नाबिया उठो ना, उसने ना धीमी आवाज में कहा। फिर उसने ना होने पर वो उसे हिलाने लगी। क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो? झुंझलाकर और करवट बदल कर फिर सो गई। शुक्र था कि ये लोग सबसे ऊपर वाली बर्थ पर थे। अगर नीचे वाली में होते तो वो अब तक मलक कदम सुधार चुकी होती मुल्क का दाम सुधार चुकी होती। फिर उसने लंबी आंखें जोर से और दुआ और आयतें याद करके कुछ दोहराने की कोशिश करने लगी मगर दुआएं भी थी याद आने का नाम नहीं ली। तभी उसे किसी की कदमों की आवाज में उसने डरते डर ब्रीथ से नीचे जाकर मैं कुछ दिखाई नहीं लेकिन कदमों की चाप नजदीक आती जब अब उसकी गिगी बांध गई। उसने फिर से नाबिया को लाया। उठो, यहाँ कोई आ रहा है। वो खलाई बोली तो नाबिया किस्मत आई मगर उठी। कदमों की आवाज बिल्कुल उसकी ब्रीथ के पास आ गई तो उसका दिल उछल कर अलग में उसने कि देखा तो अंधेरे में कुछ भी वाजे नहीं। तभी अचानक आने वाले का चेहरा बिल्कुल उसके सामने रोशन हुआ और पूरी कुआ से चीखे बर्थ से डायरेक्ट नीचे नीचे ऊपर जनाब जो उसके सामने वाली बर्थ में थी चीख सुनकर बड़ाई और इसी चक्कर में वो भी नीचे। फिर सा उसके बाद जनाब के बाजू में सोई मेहरू जो हाली महसूस करके फैल कर लेटी थी कुछ ही ज्यादा ही फैल गई और भी उन दोनों के ऊपर धड़ाम से गिरी। तो शोर सुनकर कुछ हड़बड़ाकर उठे माशाल्लाह से। पूरे बाकी पूरा अस्तबल बेचकर सोते थे। फिर किसने जल्दी से लाइट ऑन की। ये यहाँ रात के इस पैर तुम कौन से गेम खेल रहे हैं? इन तीनों को एक दूसरे पर सवार देखकर शारिया ने आंखें मते ओ उठो मेरे ऊपर से, क्या मुझ पर चढ़ के सोरी से टास से मांस होते ना देकर मैरू ने नीचे दब जनाब करा रही थी। फिर अनाबिया बिया से उठने में मदद दी। हुआ क्या? रोशनी ने पूछा। पता नहीं मैम, मोबाइल में टाइम देख रही जब भी अचानक ये मोहतरमा चीखती हुई नीचे धड़ाम। फिर बैक टू बैक इन दोनों ने भी इन मोहतरमा की तलकीद की। बिलाल ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम दोनों क्या कर रही थी? बिया ने पूछा। कुछ ही, मैं तो जुएरिया की बात सुनकर उठी फिर उसे देख चुकी तो गिर गई। उठने लगी थी कि मैडम ऊपर किसी आसमानी आफत की तरह। हाँ, मैरू को घूरते हुए बोली, ये इसने क्या क्या हुआ? मैरू जनाब को नजरअंदाज किए जुएरिया को देखा तो वो बोली कि वो अभी तक वैसे ही हिंदी पढ़ी है। उदान हादसा मारे खौफ के चल रही तो नहीं बसी चल तो नहीं बस बेकाब से मेरा दिमाग खराब करे ना भी अभी उठकर तफ्तीश अल्लाह ना करे। बिलाल की जुबान से पिछला साहब ने उसे चौंक कर देखा तो खफीफ सा हो गया। जवेरिया उठो, नाबिया ने उसे उठाने लगी मगर उस पर कोई असर ना। ये ऐसे नहीं उठेगी बिलाल, जो पानी की बोतल याद में है ना, इससे उसे इस पर ढेलो। उसने बिलाल को कहा। वो झिझकते हुए वहीं जमीन पर बैठ के ऊपर पानी के छींटे मारने लगा मगर वो फिर भी टास से मास नहीं। अब उन्हें थोड़ी तफ्तीश हुई। जवेरिया उठो यार, प्रशांत से बोली। अब उसे रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा। उसकी बात एक बार अगर सुन लेती तो क्या हो जाता। तभी अचानक जवेरिया कराती हुई उठी। उसने सबसे पहले बुला पड़ जो फिक्रमंदी से उसे देखा। फिर उसे याद आया कि अचानक मोबाइल की रोशनी
डर गई थी और इसी वजह से गिरी थी। उसने बेख्तियार गुस्से से आया और फौरन उठकर बिलाल को एक झटके से कॉलर से पकड़ के अपने सामने खड़े कर चटाक, तुम समझते हो क्या खुद को? हाँ, मैं डरती हूँ तो क्या मतलब तुम मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे डराओगे? ये सब भी घटिया हरकत थी। उसे नायत गुस्से से उसे थप्पड़ मारते हुए सब उस केस के दाम से झोंक दे। जवेरिया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? कुछ ऐसे होशियार उसने जवेरिया का हाथ बिलाल के कॉलर से टाया, उसके हाथ तो हटा लिया, मगर फिर भी गुस्से से बिलाल को देखती रही। उधर बिलाल भी सदमे से चूर उसे ही देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जवेरिया ने उस पर हाथ उठाया, वो भी बिला वजह। फिर वो शिकवा भरी निगाहों से उसे देखता, काबन से ये क्या किया तुमने? कुछ पता भी है? मैंने गुस्से से जुड़ा। हाँ तो वो इसी लायक था, उसने हाथ झटका। क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया जो इसी लायक है? शारिया ने भी गुस्से से कहा, उसे डराया था मुझे। सब जानते हैं मुझे डर, कितना डर लगता है। इस वजह बताई। दिल तो कर रहा है तीन चार तुम्हारे भी झाड़ दूं। सुन लो मैडम, उसने नहीं डराया तुम्हें, बल्कि तुम खुद अपनी उल्टी सीधी सोचो और वसों से डरी। उसे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ लेटी हो। लेकर बगैर किसी तस्दीक के फूलन देवी बनने से थप्पड़ झाड़ दिया। अब इतनी फूलन देवी थी तो डरना ही नहीं चाहिए था। नाबिया ने तो उसकी क्लास ले, लेकिन डर तो इसी की वजह से ना, उसने अपनी कमजोरी से दफा की है। ऐसा उल्टा चोर को अच्छा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसकी वजह से डरा तो उसे थप्पड़ मारना। लेकिन इससे पहले कभी तुमने नाबिया वगैरह को तो नहीं मारा? हालांकि उन लोगों ने तुम्हें बकायदा प्लान से डराया। रोशनी इस्तसाइया बोली, तुम मुझे गुस्सा आ गया, वो मरी मरी हुआ, इससे पहले क्यों नहीं आया? आज ही बहादुरी दिखानी थी। अच्छा हुआ कि उसने बदले में दो चार नहीं जड़ी, वरना क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी। उसे तो तुमने सबके सामने शर्मिंदा कर। मैंने तसीब से कहा, अच्छा था अगर वो भी दो चार झाड़ देता, सारी अकल ठिकाने आ जाए। पसंद करता था तो मोहतरमा के भाव ही नहीं मिलते। भी तंजिया अंदाज में बोली, अब इसमें ये पसंद करने वाली बात कहाँ से आ गई? उसने आईब्रो कर कहा, क्यों नहीं आएगी? इसी वजह से वो तुम्हारा लिहाज कर गया, वरना कोई और होता तो बताता अच्छे से। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है, न जाने आप उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी। बिया उसे देखती तसीब से बोली, इसमें आपकी क्या गलती? फिर जरा सा थप्पड़ ही तो मारा, वो भी जोर से लगा होगा। शर्मिंदगी जाहिर करने के लिए कहा, चिटाक। जनाब ने उसके गाल पर तमाचा रसीद किया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों मारा मुझे? वो गाल पर हाथ रखते हुए चीखी, जरा सा थप्पड़ ही तो मारा है, इसमें इतनी चीख की क्या जरूरत है? उसने तंजी अंदाज में से देखते हुए बिला वजह ही वो बोल रही थी कि जब नाबिया ने उसकी बात, बिलाल को भी तुमने बिला वजह ही मारा था, उसने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब सारी बहस साइड रखो, कोई फायदा नहीं वक़्त बर्बाद करने का। हाँ जवेरिया, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी? ये बिया ने मुदाखलत की तो जवेरिया को हदायत की, मैं वो उछली, हाँ ज़ाहिर है तुम ही मांगोगी, क्योंकि थप्पड़ भी तुमने ही मारा है। शारिया बोली, मेरी जूती मांगती है उसे माफ़ी? वो बिदक ही तो गई थी ये सोचकर। ठीक है फिर मुझसे भी तभी बात करना जब उसे माफ़ी मांग लो। बिया ने सती से कहा, ज़बरदस्ती इसके चक्करों में मुझसे नाराज़ हो रही हैं। फिर आपका सगा वो है या मैं? वो चिढ़कर बोली, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई मेरी सगी हो तो उससे माफी मांग लो। उसने कहा, लेकिन मैं कैसे मांगू? वो मुंह बनाकर बोली, जैसे थप्पड़ मारा था। नाबिया ने फट से कहा, वो तुम्हारा काम है कि तुम कैसे मांगो, लेकिन अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो फिर याद रखना मैं बात तो तुमसे करूंगी नहीं, घर वालों को भी बताऊंगी तुम्हारी हरकत। बिया ने सवान करती हुई अपनी बर्थ पर चली गई। उसके बाद बाकी सब भी अपनी जगह पर चले गए और वो भी अपनी जगह पर लेटती पुरसों उसे खाली सीट को देखती माफी मांगने के तरीके पर गौर खोज करने लगी। पहले उसे सोचा अभी जाकर ले, फिर वही अजली डरपोकपन दू आया। उसमें इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वो रात के इस पैर कैबन से बाहर भी निकलती कि जा जाकर उसे माफी मांगती। फिर कौन सा वो उसके माफी मांगने के लिए मरे जा रहा है? मांग लेगी जब मौका मिले। सोचती हुई नींद की वादी में उतरी। ख्वाब में किसी ने तेरा जबान काट ली क्या? अचानक का ये लोग सुबह ही गांव पहुंचे। सब मिलने के बाद नाश्ता वगैरह से फारिग होकर करने लगे। अभी दोपहर के वक्त ये लोग उठे थे। तभी फ्रेश होने के बाद आलिया ने उसे पूछा, नहीं वो बोला, तो फिर तुमने कोई मिन्नत वगैरह मानी थी क्या? के मन्नत वगैरह मानी थी कि आके गांव पहुंचकर गूंगे हो जाओगे? जिंदगी नहीं यार, वो नफी में सारा लाग बोला। तो गधे इतना चुप चुप क्यों है? जवेरिया ने तुझे धमकी दी है क्या कि तुमने अगर कोई बात की तो वो तेरी पिटाई करे? अब के वो जरा मजाही अंदाज में उसे दफा, उसने कुछ भी नहीं बोलने की बजाय नफी में सारा आसमान में उड़ते परिंदों के गोल को देखा। अबे देख, जो भी मसला है इज्जत से बताइए। नाइटिंस की हीरोइन का रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है। वो तकरीबन जुल्ला कर बोला, यार कुछ भी नहीं हुआ तो बकवास किए जा रहे। उसने जरा मुस्कुराकर उसकी तसल्ली करवानी चाहिए। तो फिर तेरे ये बूथी बांस
जितना क्यों लंबा है वो मुतमिन नहीं हुआ। तुम लोगों को आम के बाग जाना है, हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले कि बिलाल कुछ कहता, नाबिया ने न जाने कहाँ से टपक दी, जिससे उसने शुक्र की पूछताछ तो बंद हुई। नेकी और पूछ पूछ आलिया ने बशाश से कहा, तो फिर चलें जनाब, सब बाहर वेट कर रहे हैं, उसने कहा। और बाहर की ये और चल दी तो ये दोनों भी उसके पीछे हो लिए। बाहर जनाब जुवेरिया, मुगीर, अम्मार और शाजिया खड़े हैं उनका इंतजार। बाकियों ने आने से मना कर दिया। देखकर नजर चुरा गई जो उसने जरा दूर अलियान के साथ ला ताल्लुक खड़ा था। वो थोड़ा पसम पसमुर्द दिखाई दे रहा था, जो एरिया को अफसोस हुआ होने लगा कि अपनी रात वाली हरकत पे। पर उसे तो यह किया कि वो जल्दी को मौका तलाश करके उसे माफ। जनाब तुम्हें पक्का रास्ता याद है ना? नाबिया ने करीब आकर, याद है भी, टेंशन क्यों लेती है? जिस तरह सेफ एंड साउंड लेकर जाऊंगी वापिस लाऊंगी। इसने तसल्ली दी। इसकी बात तो गारंटी नहीं कि सब सेफ एंड साउंड वापिस आएंगे। शाजिया फट से बोली, मुझ पर एतबार नहीं क्या? उसे खफा से कहा, तुम्हारी यादाश्त पर। माँ ने टांग अड़ाई। तुम लोगों से तो अच्छी है जिन्होंने सर से रास्ता याद ही नहीं आता। तंजिया बोली, हाँ हम लोगों को अंदाजा है कि तुम्हें कितने रास्ते से अच्छे से रास्ते याद हैं। भूलो नहीं हम लोगों की किस तरह तुमने शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग से भी बड़ा कट पैदल चलवाया था। उस पर कई घंटों की गुमशुदगी पर घर वालों ने लान तलान और सजा लाग उसे पिछली किसी वाक्य का हवाला दिया। तब मुझे इतनी अकल कहाँ थी? उसने फौरन कहा। ओ, तो अभी 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 भी नहीं। आलिया ने मुगीर ने ब्याक वक्त था तो सबका क्या का बेसा। सबकी हंसने पर जनाब ने इन दोनों को कड़े तेवरों से घूरने लगी। मुगीर, तुम मैं तो अच्छे से बताती हूँ, कुछ ज्यादा ही पानी कलाएं तुम्हारे यहाँ आकर। उसकी तरफ लपकी। मुगीर पहले से ही होशियार था, उसे मुंह चढ़ाया, सबके पीछे छुपने लगा। बुड़बुड़ाती से पकड़ने, ये क्या हो रहा है भाई? अबाद बाहर से आया तो उन्हें देखकर बोला, जिन्नात की संगत का असर है। नाबिया इधर उधर देखती तल्लुकी से बुड़बुड़ाई, जा रहा है इतने सालों से रात दिन साथ रहेगा, असर तो आएगा ही ना। बात की समाज से उसकी बुड़बुड़ाहट मैं महसूस ना रह सकी। तभी वो जवाबन बोला, मतलब क्या है उस बकवास का? तरह से घूमकर बोली, मुझसे कुछ कहा? उसने तजाहल से खुद की तरफ इशारा किया। नहीं तो मैं भूतों से बात कर रही हूँ, तंजिया लहजे में बोली। फिर तो कंटिन्यू करें, मैं डिस्टर्ब कर दिया होगा। उसने इत्मीनान से कर दूसरी तरफ का कर लिया। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, से यूं करने पर वो आग बगोला, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो जनाब और मुगीर को यूं देखता रहा जैसे वो जरूरी काम है। मैं तुमसे बात कर। उसने एकदम से सामने खड़े होकर, ओ अच्छा, मुझे लगा शायद अभी भी भूतों से गुफ्तगू चल रही है। उसने चौंक कर अदा करी। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यहाँ मेरी शक्ल पर पागल लिखा है। वो गुस्से से बोली, आप खुद ही कह रही तो मैं क्यों इनकार करूं? उसने बेनियाजी से कहा। नाबिया, चलना है या यूं ही बहस करती रहोगी? उनकी बहसें जेरिया था। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बाद ने पूछा। आम के बाग। आपने चलना है? बताने के साथ उसे पूछ भी लिया। हाँ जरूर चलना है, बोला और मजे से नाबिया के तासुर देखने लगा, जो उसके जाने का सुनकर बिगड़ गई। तब तक जनाब और मुगीर की लड़ाई सॉर्ट आउट हो चुकी थी। फिर सब रिस्क लेते हुए जनाब की क़यादत में आगे बढ़े। अब कितना वक्त लगेगा? मुसलसल 20 मिनट से चलते। आलिया ने जब बाग का कोई सार नहीं देखा तो वो भागते हुए पूछा, बस पहुंच गए? जनाब ने कहा, रे यहाँ अनविजिबल होते हैं क्या? आम के बाग आसपास नजर दौड़ाते उसने तंजिया। नहीं, दरअसल बात यह है कि वो सिर्फ आंख वालों को दिखते हैं और अकल के अंधों को नहीं। जनाब ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, तो आंख वाला मोहतरमा कहाँ है वो बाग? उसने सवारा किया। वो सामने दिख रहा है ना, क्या लाइन से सारे आम के पेड़ लगे हैं, वही है हमारे बाग। हाथ के इशारे से बताया। इन साहब ने उसकी तकलीद में देखा तो उनकी आंखें बाहर को आने लगी, क्योंकि इतनी दूर से सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं आम के पेड़। वहां तक पहुंचने में तकरीबन 15-20 मिनट मजीद। इतनी दूर सब कराए। अब चलो अभी, वरना और भी वक्त लगेगा, नाबिया ने कहा। तो साहब ने फिर से कदमों में चाबी भरी और जिस तरह जनाब के इशारे किया था चल पड़े। लड़कियां तो बातें करती करती धीरे धीरे चलने लगी, मगर लड़के तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, शायद उन्हें पहुंचने की वाह यार, कितनी अच्छी क्यारी दिख रही है, आलिया ने कहा। वो लोग बाग में पहुंची और उसे तसी नजरों से देख रहे। हाँ, दिख तो अच्छी रही है, चलो टेस्ट करके देखें, बिलाल बोला। और अब जरा बाहर की हवा खाकर इनके जून में लौट आए। फिर कुछ देर किस बात की है? अबाद ने क्या साथ दिया और सारे लड़कों ने पत्थर उठाकर कैरियों का निशाना लिया। अभी उन लोगों ने पत्थर फेंके ही थे कि एक बकरी बाग में घुस आई, जिस ये लोग कुछ पत्ते खिलाने लगे, मगर अलियान उसे छोड़कर फिर से निशाना लगाया। उसका निशाना ठीक था। बड़ी सी कैरी पट से नीचे गिरी और झुककर उसने उठाने लगा। तभी उस आदमी ने लाठी लिए हुए अपनी तरफ आते थे। जब अलियान को अपनी तरफ देखते पाया तो उसे लाठी से इशारा किया। अबे
भागो साहब, लोग हम लोग गलत बाग में घुस गए हैं, कैरी छोड़ झाड़ कर भाग, घबरा कर तुझे कैसे पता, तू कौन सा पहले आ चुका। बिलाल ने पत्ते बकरी के आगे किए और उन्हें देखा। अबे गधे देख, पीछे वो आदमी लाठ से इशारा कर रहा है। अब देख हमारी तरफ आ रहा है। अलियान ने परेशानी से दांत कुचकुचाए तो उसके जानिब इशारा किया जहाँ वो आदमी हुआ। अब उन्हें लाठ दिखाता हुआ कुछ कह भी रहा, मगर वो उन लोगों के सर पर से गुजरी कुछ, क्योंकि वो जरा दूर था। ऊपर से लोगों ने उसकी जुबान समझने से कासिर थे। अबे हाँ यार, निकल यहाँ से, वरना फिर इसकी लाठियां होगी और हमारी बाड़ी। बिलाल भी घबराया और ये दोनों बगैर किसी सरपट उसी जानिब दौड़ने लगे जहां से आए थे। उनके साथ बकरी ने भी दिया। शायद उसे बिलाल कुछ ज्यादा ही भाग पीछे से बाद ने उन्हें आवाज दी, आवाजें ही देता रह गया और जरा तफसील से बाय का जायजा लेने लगा, इसलिए उसने इनकी बातें नहीं सुनी। वो ये बकरी की सूची हमारे साथ ही, बकरी को तो साथ कर बिलाल बोला, इसकी मर्जी, तू ये आदमी वो देख आ रहा है या नहीं। आलिया ने कहा, यार ये आदमी अभी भी हमारे पीछे आ रहा है। उनका देखा तो परेशानी से, ये गांव वाले तो बुरे ही हैं, कम जर्फ यार, एक कैरी तोड़ने पर दौड़ा दौड़ा रहे हैं। आलियान भागते हुए बोला, ये तुम लोगों ने इंडिपेंडेंट डे पर मैराथन दौड़ में पार्टिसिपेट किया है क्या? उन दोनों को देखा जो इनके पास गुजर कर हम पे। वो आदमी लाट के लिए हमारे पीछे आ रहा है। बुलाने का, क्यों जनाब ने पूछा। वो कैरी तोड़ी थी ना उसके बाग की, इसलिए। वैसे आप लोगों के गांव वाले बड़े ही कंजूस हैं, एक ही कैरी तोड़ी थी तो वो भी नसीब नहीं है लियानु। वो बाग हमारा है, फिर वो क्यों दौड़ाने लगा तुम लोगों को? जनाब ने तांग का पागल कुत्ते ने काटा है इसलिए वो जिंगलाया। इतने में वो आदमी भी करीब है, फिर उसने अपनी जुबान में उनसे कुछ कहा जो आलियान वगैरह की समझ में नहीं है। अलबत्ता उसकी सारी बात सुनकर ये सब हंस पड़े। फिर वो आदमी उन्हें के बगैर बकरी को लिए वापस चला गया, मगर ये दोनों नासमझी से सब बाकी सब को देखने, इसने क्या कहा जो तुम लोग हंस रहे हो, और फिर ये बकरी क्यों लेकर गया? आलिया ने कहा, क्योंकि वो बकरी उसकी थी। मगीर ने कहा, तो फिर वो लट लिए हमारे पीछे की बात? कंफ्यूज है वो, आप लोगों को नहीं, अपनी बकरी के पीछे आ रहा था उसने। से पहले आप लोगों ने कहा कि बकरी को उसकी तरफ हाँक दे, या मगर आप लोग समझे ही नहीं, इसलिए वो खुद ही आने लगा, जिससे आप लोगों को लगा वो आपके पीछे आ रहा है। चाचिया ने तफसील से बता, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग इतने डरपोक हो। माँ ने मुस्कुराहट दबाते, बात डरने की नहीं, एक्चुअली नई जगह की वजह हम लोगों ने सोचा कि ये पंगा लें ना ही लें तो बेहतर है, फजूल में बदमज़गी होगी, वरना हम भी किसी से काम नहीं। आलियान बढ़ के मारी, जी इसका अंदाजा तो आप लोगों के भाग कर आते ही देकर हो गया। हमने तंजिया अंदाज में कहा, वो तो हम लोगों इसलिए भाग के इधर आए कि सारे मामला साहब के सामने सॉर्ट हो जाए, क्योंकि हम किसी गरीब की पिटाई हो जाए। वो जरा खिसका कर बोला, जी सही कहा, हम तुम दोनों की पिटाई हो जाती। अच्छा हुआ इधर आ गए। जनाब ने मजे से उसे जवाब दे रही थी तो इसे आलियान खिसहाटी मजे दे रही थी। मैं अपनी नहीं, उस आदमी की बात कर रहा हूँ, झिंझलाकर बोला। अच्छा आप आगे बढ़ो। ओ भी, यहाँ आज की तारीख में भाग नहीं पहुंचना। जनाब ने जुबान खोलने से पहले नाबिया बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर साहब ने आलियान भी साहब का साथ देने लगा। जब उसके मुंह चढ़ाते जनाब आगे चली गई और वो पीछे दांत पीस कर रह गया। चल यार ना, यार चलो ना प्लीज, तुम इतने लोग तो जानते ही हो मेरे जुनून है वो। उसे मिन्नत की, दिमाग खराब है और दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई इजाजत भी नहीं देगा। जनाब बोली, हाँ तो इजाजत ले भी कौन रहा है? कहीं और का कह कर निकल जाएंगे। जट आइडिया पेश किया, अगर किसी को बिनक भी पड़ी ना तो खैर नहीं है। साहब की जवेरिया ने कहा, बिनक पड़ेगी तो ना, अब चलो प्लीज चलो ना। वो बोली, क्यों साहब सलमानी टोपी पहन कर जाएंगे जो पता नहीं चलेगा? मैं उन्हें तंजिया था, वो मेरा काम है, उसने टेंशन ना लो, किसी को पता नहीं चलेगा। अब तो रेडी हो रेडी होना। ये नाबिया ने जो खुश होकर पूछा, आज इन्हें गाँव आए दूसरा दिन था जब उसे ट्यूबवेल में नहाने का शौक हुआ। इसका जुनून था, बचपन में तो गाँव आते ही ट्यूबवेल में छलांग लगाती थी, बाकी सब भी इसका साथ देते थे। मगर अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और अब लड़कियों को जाना मना भी है था, इसलिए इन लोगों ने इनकार कर दिया। मगर नाबिया नहीं मनाने की कोशिश करेगी, और वो फूफा उनका क्या करोगी? उन्हें कौन सी सलमानी टोपी बना दो? ट्यूबवेल के 1 मीटर में भी किसी लड़की को देख लेंगे तो सीधा गारा का रास्ता दिखाएंगे। बिया ने सबसे अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई। ट्यूबवेल उनके कजन फूफा का था जो काफ़ी सख्त मिजाज थे लड़कियों के मामले में। लड़कियों का यूं खेत या बागों में वगैरह में घूमना फिरना पसंद ना था। वो ट्यूबवेल बाग और खेतों के बीच था जिन्हें वो काम करते थे, जहाँ वो काम करते। तकरीबन 24 में से 20 घंटे वो
तो वहां होते थे और उनकी मौजूदगी में लड़कियों का वहां जाना तकरीबन हम इसलिए भैया ने नाबिया को वार्न किया उनकी तरफ से बेफिक्र हो। अभी अभी देकर आ रही हूँ वो भी कानपुर के लिए निकले हैं वो। और अंदाजा कर लो कि अगर अभी निकले तो वापस रात से पहले नहीं होगी। सो उनके नाम की तलवार हटाओ अब। अगर किसी को कोई और इशू है ना तो निकाले। प्यारे बना दिया। अगर वहां पहले से कोई हुआ तो क्या शायरा ने नया इशू छुड़ा। कोई नहीं होगा इस वक्त हमारे ये गांवों से है शहर नहीं जहाँ जहाँ देर तक नहाना धोना धोया जाए भी जोहर भी हो चुकी है और अब तक सारे मर्द हजरात नहा धोकर फारिग फट से बोली तो सब राजी हो गए कि अब इन्हें क्या मसला हो सकता है। सबसे बड़ा मसला तो सॉर्ट हो गया है था। फिर से अपने घर पर अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने बताया और ट्यूबवेल पर निकली और वहां आकर उन्हें जो खदशा था कि वो कोई होगा ट्यूबवेल में वो भी खत्म हो गया कि सिर्फ वहां एक लड़का था जो वहीं काम करता है जिसने इन लोगों ने रिश्वत देकर बांध बांध की बादल साथ रुखसत कर दिया। नाबिया ने उसके जाते ही ट्यूबवेल का बटन ऑन किया जो जाते ही वो ऑफ कर गया था। यार बता नहीं सकती थी मैं कितने खुश हुई थी आए सच्ची। नाबिया एक्साइटेड होकर बोली और धड़ाम से ट्यूबवेल में कूद गई। उसे कुछ नहीं हो सकता। हमने तसीब से कहा इसे दफा करो आओ अमरूद के बाग के दीदार किए जाएं शायद अक्का दुक्का ही जाए। जवेरिया बोली तो सब ट्यूबवेल से लगे अमरूद के बाग की तरफ बढ़े। ओए कहाँ जा रहे हो मेरा साथ तो दो। कोई पीछे से नाबिया ने हाँक लगाई। नहीं भाई ये तुम्हारी उल्टे सीधे शौक तुम्हें मुबारक हो। जब तक तुम तैर लगाओ तारी लगाओ हम ट्यूबवेल में हम लोग अमरूद के बाग की सैर कर रहे हैं। मैडम ने कहा और आगे बढ़ गई बुरा सा मुंह बनाती है अपने शुगल में। उसे पानी में डुबकियां मारने का बड़ा क्रेज था सो वो भी अपने वो पूरा कर रही। जब उसे अचानक कुछ आवाजें आई वो गौर से सुनने लगी। स्विमिंग पूल में भी इतना मजा नहीं आता जितना हमारे ट्यूबवेल में। मुगीर बोल रहा था उसकी आवाज सुनकर उसे तसल्ली हुई कि मार और मुगीर खैर ये तो जमाने के बाद ही कहा जा सकता है। अब बिलाल की आवाज आई तो परेशान हुई। आजमा लो आके फ्रेश फील करोगे। उसे 12 बाद की आवाज आई तो जो काफी नजदीक आ चुकी थी वो तो बुरी तरह निकली तो उनकी नजरों में आएगी बगैर मुमकिन नहीं वो जो हरगिज नहीं चाहती थी। और ट्यूबवेल में भी उसने अब नहीं रह सकती कि ये लोग आ रहे हैं। वो कश्मकश में थी कि ये लोग आ गए और फौरन गड़ा से पानी उससे कि वो लोग देख ना लें। आप लोग एंजॉय करें हम लोग जब तक किसी मटियार को ताड़ते हैं। अम्मा ने शोकी से कहा ओए साहब ने मैंने हेजी से बोले ओके मैं भी जरा इसकी मदद करूं। आंख मारते हुए बोला मार के साथ चल दिया। उधर नाबिया पानी में सांस रोके बैठ गई। उसकी पानी में सांस रोकने की आदत बचपन से अभी कोई मसला नहीं हुआ मगर वो ज्यादा देर सांस रोक के नहीं रख सकी। उसे अब सबके साथ खुद भी गुस्सा आने लगा कि जरूरत क्या थी आज ये आने की किसी और दिन आ जाए। यहाँ बिलाल और अली ने अपनी शर्ट उतारकर पानी में कूद दी। उसके कूदते ही नाबिया जो पहले परेशान बुखला कर अपना सर अलियान और बिलाल जो डांग से गीले भी नहीं हुए नाबिया को वहां देखकर वो लोग भी बुखलाए। बुलाओ 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 को ताई ने बगैर शर्ट के देख तभी उन्हें भी अपना बरम जिस्म का ख्याल आया और वो लोग हड़बड़ाकर बढ़ाते हुए बाहर निकले और अपनी शर्ट लेकर वहां से यहाँ तुम क्या कर रही हो?" उससे पूछा जो अभी पानी में रुख फेरे खड़ी थी बना खाना बना रही थी। वो उसकी तरफ मुड़का मतलब उसने कंफ्यूज होकर उसे देखा। अब ये ट्यूबवेल है तो जार है इसमें जो करते हैं वही करूंगी ना कुछ और तो करने से रही। जानकार बोली तुम मगर सीधे से जवाब दे दोगी तो जबान नहीं जाएगी। उसने कहा मेरी मर्जी मैं कैसे भी बोलूं मजाल है जो वो किसी की बात का सही जवाब दे। लेकिन यहाँ पर लड़कियों का आना मना है ना फिर तुम किस खुशी में यहाँ हो। पता है ना यहाँ मर्द ही होते हैं। उसने परेशान जा रही हूँ ज्यादा मेरे अब है ना मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्या मना है क्या नहीं और मुझे भी कोई शौक नहीं मर्दों की मौजूदगी में आने का। मैं इस वक्त आई थी जब कोई नहीं था। अब मुझे क्या पता था कि मेरा आज का दिन ही खराब है। इस तरफ देखते बुरा सा मुंह बनाया। अगर मुंह के जाविये बिगाड़ कर हो गया हो तो यहाँ से निकलो इससे पहले कि कोई और आ जाए। वो तंजिया लहजे में बोला जा रही हूँ और ज्यादा मेरा अब्बा बनने की कोशिश न करो। उसे कहते हुए दुपट्टा चीजें लपेट कर बाहर निकली। बसीदा कार की राल और वहां हाँ वह पीछे के दरवाजे से जाना। इसे तंबी की इतनी अकल है मुझ में इसलिए अपनी फ्री एडवाइस अपने पास रखो। चिढ़कर कहती उसे साइड से निकली। अगर अकल ही होती तो ये नौबत ना आती। वो तंजिया कहा तुम कहना क्या चाहते हो।
वो हाँ, वो पलट कर वो तन कर पलटी और उसकी चक्कर में लड़खड़ाई। फिर इससे पहले कि वो चिकनी जमीन से फिसलती ट्यूबवेल में गिरती, बाद ने फौरन से उसे अपनी तरफ खींचा और सीधा उसके सीने से आया। उसके अपने हिसार में महसूस करके बाद के दिल की दुनिया ही बदल गई। एक नाजुक की बाहों में उस पर उसका होश रुबा सरापा, उसे दिल की कफियत अजीब होने लगी जिन्हें वो खुद ही समझने से कहा। उसका दिल बेहंगम अंदाज में धड़का। नाबिया भी इस अफादियत पर पुखलाई से मजीद आबाद के दिल की धड़कने जो बआसानी सुन रही थी। जब उसके दिल भी मामूली से हटकर धड़कने लगा, उसने घबरा कर सर उठाई देखा तो जिस देखने का अंदाज ही आज जुदा था। वो कंफ्यूज और अजीब भी तासुर लिए उसे देख रही थी। उसकी हालत जरा घबराई और वो उसे लागू हुआ और वो हड़बड़ाकर उसे आवाजों में लुट रहा जो भी कुछ गुमसुम सी थी। फौरन उसे जरा से फांसे पावा, मगर चिकनी जमीन होने के बाद जब नाबिया फिर से ट्यूबवेल में गिरी तो इसकी गैरमतों के सूरत हाल पर दोनों गड़बड़ाया और अब दोनों को होश आवाज से ईमानों में ठिकाने आने ही थे कि उन्हें कुछ मिली जुली आवाजें आई। तुम लोग किसकी इजाजत से यहाँ आए? नहायत सख्त आवाज उसकी समाज से टकराई कि हजारिसों में दोनों को पता चल गया कि ये किसकी आवाज। दोनों ने बेहद परेशानी से एक दूसरे को देखा और अगर उस तरह दोनों उनको पुपुआ देख लेते तो जो तूफान खड़ा होना था सोना था उसी वक्त, तो वो उन्हें यहीं जिंदा गाड़ देते। वो लोग बाहर भी नहीं आ सकते कि उनकी नजरों में आ जाते। अभी तो झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख नहीं सकते थे, तो अब उन्हें मैरमा और ज्वेरिया भी दिखाई दी जो मुंह लटकाए भागे अमरूद के बागों से चली है। उन दोनों ने जैसे ही नाबिया और आबाद को देखा तो हैरत की ज्यादती से आंखें बाहर आने को निकली। नाबिया ने उन्हें इशारा किया जिसे लोग समझी तो नहीं, मगर अंदाजा हो गया कि वो कहना क्या चाह रही। फूफा दादा बस भी करे ना, कब से डांट रहे हैं? ये नहीं कि हम सुम्मों की बात भी सुन लें, बस डांटे जा रहे हैं। मैं और उन्हें रास्ता रोकर खड़ी है। उसे डर तो उनसे भी काफी से भी ज्यादा लगता था, मगर अब हिम्मत करके बोली, भाई बहन की जान का सवाल था, नहीं तो बोलती तो इससे अपनी कमीनी सी बहन से हाथ धोने पड़ते जो कि इतनी जल्दी उसे मंजूर न। गलती है तुम लोगों की, इसलिए डांट रहे हैं हम, समझे तुम? उन्होंने घूरा जो अचानक ही बोल पड़ी, आपको ढूंढने आए थे हम, अब उसमें आप ही बताएं कहाँ गलती है हमारी? उसने मासूम बनकर कहा। जो क्यों ढूंढने आई थी वो, और वो भी यहाँ? उन्होंने बमिचका कर चढ़ाकर पूछा। मैंने सोचा इतने सालों बाद मुलाकात हुई होती है तो क्यों ना अब हम लोग आए हैं तो आपसे गपशप करें। और फिर सभी को पता है कि आप ज्यादातर यही होते हैं यहाँ तक कि सबका ख्याल है कि अगर आपको पप्पो दादी का डर ना हो तो आप अपना बोरिया बिस्तरा समेत ही कर यहीं रहे। उसे मुंह जो आ रहा था वो बोली, साथ ही उसे जवेरिया को इशारा किया कि वो किसी तरह इन दोनों को निकाले तक वो पप्पा जी को बातों में उलझा रहा। बाकियों को पता नहीं था कि माजरा क्या है। ये वो सब मेरे को यूं घूर रही थी, गोया उसका दिमाग चल गया। क्या कहा तुमने? उसने सख्ती से कहा। वो कुछ नहीं, बस मैं तो वही कह रही थी जो लोगों सोचते हैं आपके बारे में। आप टेंशन ना लें, लोगों का काम है बोलना, हमें तो पता है ना। आप वो दादी से नहीं डरते, आप खुद ही माशाल्लाह से इतने डराए हैं क्योंकि उन्हें हम किसी से डरेंगे? वो सिर्फ बकवास की है जी, वो दूसरे साथ नहीं था। सारी लड़कियां उसकी सलामती की दुआ जिसकी तरह पुप्पो से घूर रहे थे। वही इतना था कि वो अपना डंडा भी उस पर चला देते जो हर वक्त अपने पास है। वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं। वो फिर उसको घूरती सो निगाहों से अंदाजा हो गया था कि वो ज्यादा ही बकवास कर गई है, इसलिए हड़बड़ाकर बोली, तुमने तो हम घर पर आकर बताएंगे, आज शाम आते हैं। डंडा साइड होने का इशारा करते हुए बोले, अरे आप मेरी बात सुने। वो डीठ बनी खड़ी रही और बोली, आप इन सब को तो वाकई इसके से रूल डील जो बिला वजह फूफा जान से पंगा ले रही है। हाँ तुम हट रही हो ये सामने, यहाँ डंडा उठाया। हम उन्होंने दृष्टि के लहजे में कहा। फिर उन्होंने वाकई अपनी बात पर अमल करते विदा कर सामने से हटी और जलाल तू आई बला नु टाल तू का विद। फिर उसके पीछे ही आते हुए उसने डरते डरते पल में देखा, वहां देखकर उसकी सांस में सांस आई क्योंकि उसमें से कोई नहीं था और बाद उसके में पैरों लटका कर बैठा था, मगर उन्हें देखकर खड़ा हो गया। तुम्हारे पास कपड़े नहीं जो ऐसे ही खाड़े घूम रहे हो? बाद से बोले जो ट्राउजर और कोट सैंडविच कट बनियान बनियान में था। इन सब लड़कियों के सामने इस तरह लड़ताड़ने पर वो शर्मिंदा हो गया कि खुदा ना खास्ता है बिल्कुल ही भरम हो तो उन्होंने तो नहीं था। वो मेरी शर्ट यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वो कुछ गड़बड़ा के बोला, दरअसल उसे अपनी को दी थी क्योंकि उसके पैर हैं जो वो कहीं चली जाए। और मियाँ हमें भी पता है ये सब शहरी चोंचे, मगर खबरदार आइंदा इस तरह खाड़े
खड़े नजर आए। उन्होंने उसे ताड़ा, जी जी आइंदा ऐसा नहीं। वो फौरन बोले कहीं मजीद इज्जत अफजाई ना हो। उसे यूं कहने पर लड़कियां हंसती निकल गई, जिसे उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से रोक कंट्रोल। चलो अब तुम सब यहाँ से सीधा घर जाओ, और खबरदार जो रास्ते में कहीं रुके। उन्होंने सब लड़कियों को सती से, सीधा तो नहीं जा सकते। मैरू की जुबान पीसी। साहब ने माथा पीटा कि आज ये मार खाएगी, बगैर यहाँ से नहीं जाए। वो मेरे कहने का मतलब है रास्ते में लेफ्ट राइट भी आते हैं, ये सीधा नहीं जा सकते। फिर हम लोग निकलते हैं, आप शाम में मत आना। हम लोग तो जा ही रहे हैं, इसे कहते आखिर में उसे जुबान में फिर खुजली हुई, मगर जल्दी उसे अपनी जुबान पर काबू पाते वहां से 100 की स्पीड में दौड़ लगाई। बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। फिर बाद भी खिसकने में फिया जी ने उसे पकड़ लिया। बकौल उनके खड़ा घूमने के नुकसानात बताए, वो बेचारा कान लपेटते सुनने लगा। मुझे तो लगा आज तुम के गई, शारिया ने कहा। सब उस वक्त खाना खाना खाकर मुझे फारिग होकर चाहे से लुत्फ दिन भर की रुदात पर तबसरा ऐसे ही चली जाती। ये सब तो मेरे बाएं हाथ का। मैरू ने भड़क मारी, तो वहां से भागी क्यों थी जब बाएं हाथ का खेल था? तो नानियत से बोली, तुम अपना मुंह बांधी रखो, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। क्या कह रही थी? पप्पा दादा कानपुर गए हैं होंगे, रात से पहले इन्हें वापसी नहीं होगी। हाँ, की नकल उतारते बोली। हाँ तो इस मुगीर के बच्चे ने मुझे यही बताया था, वरना मुझे भी खतरे के खिलाड़ी बनने का कोई मुंह बनाया। तुम तो कह रही थी कि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, ज्वेरिया ने घूरते हुए। तुम लोगों को अगर बताती कि मुगीर ने बताया, तो तुम मर के भी ना जाती। फिर मुझे क्या पता था वो झूठ बोल रहा है। उसने अदी, जैसे तुम इस मगीर के बच्चे को जानती नहीं। एक नंबर का झूठा सा नाम ने कहा। मगीर बुराई का मौका छोड़ सकती थी? यार हमार बहुत हिचकियां आ रही हैं, लगता है कोई यादगार है। इस दरवाजे पर मगीर नमूदार हुआ, उसके साथ मार भी था। लो, शैतानों का नाम लिया और हाजिर शाजिया बोली। तो तुम क्या कर रहे हो? सोना नहीं है क्या? अबिया ने कहा। कुछ पूछना था? मगीर ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोले। वो को शारिया ने घुरा। आज आप लोगों के बाग और ट्यूबवेल की ट्रिप कैसी रही? माँ ने मासूमियत, इधर आओ तफसील से बताती। जनाब ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं, इतना हम लोग यही ठीक है, तुम वहीं से बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की समातें काफी तेज हैं। दूर से भी सब सुनाई दे। मुगीर ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा। लेकिन मेरी गुआई थोड़ी कमजोर है, इससे तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा पूरी ट्रिप का हाल हवाल जानने के लिए। जनाब ने जबरदस्ती मुस्कुराया। ट्रिप का तो हमने लाइव टेलीकास्ट देखा था, क्योंकि बाहर पप्पा जी आए हुए हैं। उन्होंने तफसील पूरा हवाला सुनाया। माँ ने मजे से बताया। पप्पा जी की आमद का चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मैं सो रही हूँ कह देना अगर पूछे तो। मैरू ने जट लगा लिया मुदा कहा। सब ने भी उसकी तकलीद की, और उन्हें सबके सामने जलील ख्वार नहीं होना। नाबिया भी करवट बदल कर लेट गई। उनकी निगाहों उसकी निगाहों में दोपहर के वही लम्हात घूमने लगे। वो बात के बेहद करीब थी। इसके बाद उसे बात का सामना नहीं किया। नीलम्हों की सोचकर इसके गाल तपने लगे। उसने अपने जेहन से स्मित हटाना चाहा, मगर कोशिश के बावजूद भी वो मंजर उसकी निगाहों से नहीं हट रहा था। कर वो सोने की कोशिश की। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये नारवा सलूक की सूची में। और मंजिल लाकर बोली, क्या नारवा सलूक किया जा रहा है तुम्हारे साथ? जो यूं करेले चबा रही है, मुस्कारा लगाते हुए कहा। ये नारवा सलूक नहीं तो और क्या है? हाँ, उसे खुद की तरफ इशारा किया। आज दरअसल गुलफाम भाई की माइयों की तकरीब थी। इस सिलसिले में सब तैयार थे। बिया पर ज्यादा मेहनत की जा रही थी, जो वो समझने से कहा। लो, इतनी मेहनत से इन मोहतरमा को हम तैयार कर रहे हैं, और ये मैडम के शुक्रगुजार होने की बजाय इतने बुरे मुंह बना रही है। मैडम के हाथ में डालते हुए बोली। हाँ तो मैंने कब कहा कि मुझ पर इतनी मेहनत जाया करो? वो खुद ही जबरदस्ती कार्य भी ने बुरा सा मुंह बनाया। हमें भी कोई शौक नहीं अपनी मेहनत जाया करने का, मगर ये दादी का हुक्म है, इसलिए टाला नहीं जा सकता, समझी? तुम अब चुप करके बैठी रहो, और अब हिलना मत। रोशनी ने उसके हेयर स्टाइल बनाते हुए डपटा। यार तुम लोगों मुझे तैयार कर रही हो ना? इतना तो मैं अपनी शादी में भी नहीं हुई हो। वो अपना सजा हुआ संवरा अक्स आईने में देखते मुबागले से बोली। खैर अब इतना झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं। उस पर परफ्यूम से प्रे करती तनकीदी निगाह। वैसे मुझे बताया कि तुम लोग खुद इतनी मासियों वाली होलिया में घूम रही है, और मुझे इतना लदा पदा हो। उसने परेशानी से अपना प्लाजो देखा, जो येलो और ऑरेंज क्रिस्टल कंट्रास्ट जॉर्जेट में था, जिस पर गोल्डन वर्क था। मतलब क्या है तुम्हारा? हम मासियों वाले लिए में कौन सा हमने घूरा? अच्छे खासे मौके की मुनासबत से ड्रेस पहने, साथ ही हाथों में भी गजरे डाले हुए, मगर अबिया इन लोगों को फूलों का पूरा पहन आया था। मेरा ये मतलब नहीं। वो कह रही थी कि मुझे इतना तैयार कर दिया, खुद ही यूं ही सिंपल सी ड्रेसिंग की हुई है। वो उनकी नजर से कपड़ा है। अब हमारे खसम थोड़े आ रहे हैं जो इतना तैयार हो। हमने ठंडी सा भरी। क्या मतलब? कौन आ रहा है? अभियान चौंका।
कोई नहीं, ये तो ऐसे ही बकवास करी, तुम्हें तो पता है इसकी आदत का। शारिया ने जनाब को घूरा तो गुरी से नवाजा तो बिया से बोली, लेकिन यार मुझे बहुत अजीब सारे लोगों के सामने कैसे सब दुल्हन को छोड़कर मुझे ही घूरेंगे। उसने फिर से बहाना, कोई नहीं घूरेगा, अब तुम इतनी भी हसीन नहीं हो समझी। ये से बहानेबाजी पर ना आंखें दिखाई, लेकिन वो इतराज कोई नया पहलू ढूंढ रही जब मैरून ने उसे एक चपड़ लगाई रसीद की। खबरदार जो अब तुमने मजीद कोई बकवास की और अब शराफत से बाहर चलो। सब तैयार होकर वेट कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से रुके हैं। वो सब को वो इसको गिरते हुए बाहर की जानिब निकली, मेरी वजह से उसने सबको बुरा। अच्छा पापा हमारी वजह से, अब चलो से बहस करती रहोगी। नाबिया ने फौरन कहा तो वो सबको शिकायती निगाहों से देखती उनके साथ बाहर की तरफ बढ़ी। वो खुद को कब से किसी की निगाहों के साथ में महसूस कर रही, पर उसे समझ नहीं आ रही कौन उसे देख रहा। उलझ भरी निगाहों से पूरे मजमे को देख डाला, मगर ऐसा कोई भी दिखाई नहीं जिस पर शक गुजरे कि वो उसे घूर रहा है। फिर यहाँ सिर्फ लेडीज थी तो इसलिए वो उलझन का शिकार हो रही थी। अब उसे मजीद बर्दाश्त न हुआ तो सबके दरमियान उठकर निस्बतन कोने वाली साइड पर जाने लगी कि किसी ने अचानक उसके अपनी तरफ खींचकर दीवार से कहा। उसने चीखने के लिए बेसाता मुंह खोला, जब उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया तो वो मुकाबिल के सीने से लगी मजामत करने, तभी उसे महसूस परफ्यूम की काई वो चौंकी, उसे सार उठाकर उसे देखा चाह, मगर अंधेरे के बायस देख ना सकी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके नकूच महसूस करने की कोशिश की, हाथ को पकड़ कर मुकाबिल ने पीछे काट दिया। उसने सामने वाले की सांस अपने चेहरे और गर्दन पर सामने सुस्ती, उसने सूखी तपिश से उसका चेहरा तपने लगा। तभी अचानक से अपनी गर्दन पर शोला सा महसूस हुआ। वो तड़प कर खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करा नहीं करा सकी। फिर उसे अपनी सांसें रुकती महसूस हुई, क्योंकि वो जो भी था उसे उसके होंठों पर कब्जा किया इतनी शिद्दत से कि उसे सांस लेने में दुश्वार हिम्मत करनी चाहिए, मगर मुकाबले से बेनियाज था। फिर उसे जामत भी दम तोड़ गई कि वो पहचान गई कि इसके, लेकिन अचानक उसकी मौजूदगी से शॉक्ड हो गई तो उसी शिद्दत के बायस वो हाथ से बेगाना होगी। फिर उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो बेड पर थी। पेशानी चलाती हुई याद करने लगी कि वो बेड पर यहाँ कमरे, तो उसे याद आया कि वो सबके साथ फंक्शन में था, वहां जो कुछ भी हुआ तो उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे यहाँ मौजूद थी। गांव के सामने सारी ये मंजर किसी फिल्म की तरह चला। सब याद आने पर उसे अपने लबों पर उंगली फिर तस्दीक करने के लिए पहलू में देखा तो वो उसकी कवरट लिए कनी के बाल लेटा सो रहा था। शायद उसे होश में आने का इंतजार करते करते उसे नींद आ गई। अभिया ने उसका हाथ सीधा किया और उस पर लिहाफ दुरुस्त करने लगी। उसे लगा कि वो कई हफ्तों बाद उसे देख रही, हालांकि उसे यहाँ आए 4 दिन ही हुए थे। उसे महसूस हुआ कोई कमी सी है जो उसे पूरी होगी। दिल में खुशगवार सी हलचल मची थी। उसे देखकर अरफीन ने उसकी तरफ करवट ली। बिया ने उसका हाथ सीधा किया, उस पर लिहाफ दुरुस्त किया। उसे लगा रहा था कि कई हफ्तों बाद उसे देखा, हालांकि उसे यहाँ आने 4 दिन हुए थे। उसे महसूस हुआ कोई कमी थी जो उसे देखकर पूरी होगी। दिल खुशगवार सी हलचल मची थी। उसे देखकर अरविंद की तरफ करवट ली, उसकी वजह सूरत देख तकने लगी। उसे नजर ही नहीं हट रही थी चेहरे से, जहाँ नींद में बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आई है। बिया का दिल किया वो इस मुस्कुराहट चुन ले, फिर फौरन ही अपनी सोच पर होला होला हुआ था। खुद को सरनीच करने लगी, मगर फिर उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को पीछे करने की लाश हो रही था, पर उसकी बालों में उंगलियां चलाने लगी। उसकी उंगलियों की हरकत से आफीन, जो अभी हल्की नींद में था, उसकी आंखें चट गई, मगर उसने आंखें नहीं खोली। पता था कि उसे देख रही है। वो उठ जाएगा तो वो फिर अपने खोल में सिमट जाएगी। ना जाने कब ये लम्हा मुयसर हो। उसे लम्हा से एक सुरूर सा उसकी रगो जान में सरायत कर यूं ही दम साधे लेटा रहा। इधर उसे तकते बिया के दिल में जाने के आसमां एक बेसाता उस पर झुकी और उसकी पेशानी पर, रोशन पेशानी पर अपनी चाहत का पहला लम्स बख्शा। और उस लम्स को महसूस करके एक लम्हे के लिए आरफीन की धड़कनें थमी। फिर उसकी मुस्कुराहट गहरी, उसे हाथ बढ़ाया और उसे खुद से लगा गिरध सार बांध लिया। बिया इस सफादियत पर हड़बड़ाई, उसे लगा था वो सो गया है, तभी उसे ऐसा किया, वरना वो सोच भी नहीं सकता। डरते हुए उसकी तरफ देखा जो महसूस कुन मुस्कुराहट समेत उसे देख रहा। उसने बेसाता शर्म की वजह से अपना चेहरा उसकी कशादा सीने में, जो आपने मुझे मिस किया था ना। उसके बालों में उंगलियां फेरते वो पूछने लगा। दिल तो उसका कर रहा था उसे छेड़े तंग करे, मगर रत के पेश नजर से दिल को चुप करवा दिया। नहीं तो फौरन अभी में तो अपने होठों को आपस में बीच लिया कि कहीं दिल का राज बांध पर ना आ जाए। अच्छा मेरी तरफ देख कर बोले, चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए बोला, क्या क्या बोलूं?" से नजर चुराते, यही कि आपने मुझे मिस नहीं किया इन 4 दिनों में?" वो जेर लाभ मुस्कुराते हुए बोला, "ना ज्यादा भी मिस नहीं किया जितना आप मुस्कुरा रहे हैं।" बिया ने उसकी मुस्कुराहट से चीर कहा। एक तो पहले ही शर्मिंदा हो रही थी, ऊपर से उसकी बात इसके अंदाज पर आरफी ने बेसाता अपने गले का क्या घोंटा, वरना वो नाराज हो जाते। "मतलब थोड़ा सा मिस किया?" वो मुस्कुराहट बातें हुए तान कर बोला। "क्यों, आपको भी कोई बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है जो मैं आपको मिस करती हूँ?" उसने तान कर कहा। "तो फिर आप बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं, क्योंकि मैंने आपको हर मिनट हर सेकंड याद किया।" वो गंभीर लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर बिया की बीट मिस हुई। मैंने भी है, उसने दिल ही दिल में कहा। और वो अपने तासुर से महसूस रखने के लिए उसके सीने में मुंह छुपा
इसकी अदा पर आरफीन सिर्फ मुस्कुराकर उसके साथ बहुत ज्यादा खुश था। दिल में कहीं कसक रहती थी कि उसके कभी भी कोई इतराफ नहीं किया, और शिद्दत से इस लम्हे का इंतजार। जब अबिया उससे अपनी मोहब्बत का इतराफ करती, उसे अपनी बाहों में समाये हयात को देखा और उसके सर पर बोसा देकर आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। उधर बिया उसकी मोहब्बत पर धीरे धीरे आप खो रही थी, मगर इतराफ करने से हिचकिचा रही। वो भी उसकी बाहों में पुरस्कून सी सोने लगी। तुम एक नंबर की कमीनियां हो। दूसरे दिन वो उन सबको जमा किए क्लास ले रही थी। वो किस खुशी में शारिया ने मुझे बताया क्यों नहीं था कि उनके बारे में के आए हैं। वो खफगी से बोली, कौन आया है? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने उन्हें जान पर कहा। वो आरफीन मुझ की चाकर बोली, उसे कभी उसका नाम नहीं लिया इसलिए उसे अजीब लगा। बोला 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 शोहर का नाम लिया जाता है, भला कोई एहतराम ही नहीं। कैसे डायरेक्ट मुंह फाड़ के आरफीन कह दिया। नाबिया ने दादी अम्मा के स्टाइल में कहा। उसकी बात सुनकर वो गड़बड़ाई। वही तो, कैसे मजे से शोर का नाम ले रही है। जवेरिया ने उसकी सूरत देखकर मुस्कुरा। हाँ तो और क्या बोलूं? उन्हें घूरते हुए कहा। उसे समझ आ रहा था कि ये लोग इसे टांग रहे हैं। सैया, खसम, सरताज, जानू, हब्बी, हन्नी वगैरह ने सीधे से नाम। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें ये सब जानू मानू वलीद को बोलना। फौरन अपनी गाल पीटे। मैं क्यों ये सब कहने लगी? वो आईब्रोज का। हाँ तो मैं भी क्यों इन वाहियात अल्फाज से आरफीन को बुलाने लगी? और अब जो मैंने पूछा है वो बताओ कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो आपकी बात पूरे एतमाद होगा। अच्छा आप बता देते तो क्या कर लेती? खुशी तो वैसे भी दिखाई दे रही हो, गोया कोई लॉटरी लग गई थी। जो ये शक्ल देखो जो कल तक मुरझाई हुई थी, अब कैसे खिल पड़ी। उसकी खिंचाई की। कहाँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। उसने हड़बड़ाकर लाशें उड़ते हुए अपना चेहरा साफ किया। इसका मतलब तुम खुश नहीं? तो फिर बहुत अफसोस हुआ। बेचारे आरफीन भाई इतनी खुशी खुशी आए थे तुम्हें सरप्राइज करने, मगर तुम मजर नामसनूई अफसोस है। मैंने ये कब गड़बड़ा कर बोली, इसका मतलब तुम बहुत खुश हो इन्हें यहाँ देखकर। फिर तो मैं जाकर आरफीन भाई को बताती हूँ कि आपका आना रायगा नहीं गया। आपकी बेगम साहबा बहुत खुश को यहाँ देखकर। रोशनी ने आंख मारती बोली और बाहर की तरफ बढ़ने लगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत, बता दूंगी। इसने फौरन रोशनी का रास्ता रोका। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी कर दो। काकर भैया ने उसे रोक देखकर सुकून की सांस आया। अरविंद भाई जरा इधर ही आए, अबिया को कुछ कहना है आपसे। ने मजे से आंगन में सबके दरमियान बैठे अरविंद को आवाज लगाई। पागल हुई हो? ये क्या कह कर रही हो? बखलाकर रोशनी के मुंह पर अभी तुम ही ने तो कहा कि तुम खुद बताओ, इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया। वो उसके मुंह उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर मजे से बोली, तो मैंने कब कहा था कि अभी कहूंगी? उसने रुआसा होकर कहा। क्या फर्क पड़ता है, जब कहना तुम ही है तो अभी कह दो। वो इशारे की हालत से महसूस हो रहे थे होते हुए बोली, तुम दोनों वाकई बहुत बड़ी कमीनियां हो, दांत पिस का। लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने मुसलमान का तुम लोगों को वक्त आने दो, बताऊंगी अच्छे से। उसने धमकी मेज लहजे में कहा। हमें तो बाद में बताना, अभी भाई खड़े हैं, उन्हें बताओ कि तुमने क्यों बुलाया। जनाब ने पीछे जाने भी इशारा करके इत्मीनान से कहा। कहाँ? वो घबरा कर पलटी, मगर पीछे किसी को ना पाकर उसने या गो ना गो इत्मीनान साहब पहुंचा। फिर वो गुस्से से उनकी जाने मुड़ी तो वो सब लोग मजे से हंस हंस कर लोटपोट हो रही उसकी हालत पर। तुम लोगों को तो बताती हूँ मैं, किसी आकर बोली और अपनी चप्पल उतारकर उनका निशाना लेने लगी। ये क्या कर रही है तुम? बिलाल ने इन लोगों से पूछा जो घर के पीछे की तरफ अब एक आम के पेड़ पर रस्सी डाल रही थी। उनमें मगीर और हमारा मगीर दो लोग थे जिन्हें वो जानता नहीं था। ये ना वो नादर और नायाब चीज है जो शहर में मैसर नहीं है, और जिसे मेरी बहनों को कोई भी गांव की ट्रिप पर मिस नहीं करती। सो हम गरीब इसका इंतजाम कर रहे हैं। मैंने बताया और मार के मिलकर बांस बांधने लगा रस्सी से। ओ तो ये झूला है, उसने देखा। सब अब समझ आ गया, सही पकड़ा। मगर इसे यहाँ पतंगे मारना कहते हैं। इसमें एक वक्त में 5 लोग बैठ सकते हैं। अम्मा ने उसके मालूमात में, भाई क्या हो रहा है? अलियान भी वहां पहुंच गया तो वो बोला, साथ रिजवान भी था। पतंगे मारने की तैयारी हो रही है, बिलाल ने कहा। अब ये कौन सी बला है? रिजवान ने पूछा। मगर फिर बिलाल ने उन्हें मार की बताई डेफिनेशन। इतनी देर में झूला हो गया, चलो हम लोग भी इससे लुत्फानंदोज होकर देखते हैं। अलियान ने एक्साइटेड होकर कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि ये हम लोगों ने अपने लिए बनवाया। जनाब की आवाज पर वो पलटा। उसे अपने झुंड समेत मौजूद थी। हाँ तो हम लोगों को अगर बैठ जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? वैसे भी हम लोग यहाँ मेहमान हैं, सो तुम्हारा फर्ज बनता है कि हम लोगों से अच्छे से मेजबानी करो। ने जरा अकड़ कर कहा। "ओ, तो तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारी अच्छे से मेहमानवाजी करें?" जनाब ने आईब्रोज काई। हाँ बिल्कुल, उसने कहा। तो फिर ठीक है, मोहतरम मेहमान साहब तशरीफ आफरी कीजिए। झूले के पास पहुंचकर दोनों हाथों से बैठने का इशारा करते हुए बोली। मगर लियान बैठने की बजाय उसे गौर से देखने लगा। अब क्या हुआ? मेहमानवाजी तो कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं बैठ रहे? उसने बड़ी
तुम्हारी मेहमानवाजी बड़ी मशकूक लग रही है, उसे घूरते हुए बोली। अभी तुमने कहा कि अच्छे से मेजबानी करना फर्ज बनता है, सो मैं वही कर रही हूँ और तुम हो के बिला वजह शक कर रहे हो। और मेरी खलूस पर उसने खफग इजहार की तो बिलाल तो बिल्कुल बिला वजह तो बिल्कुल नहीं, तुम पर शक करने के लिए मेरे पास बहुत सारी वजूहात हैं, इसलिए मैं मुतात हो रहा हूँ। नर्ता साहब बोला। मुतातो ने, तुम बहाने बना रहे हो, वरना साफ समझ में आ रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है बैठने में। वैसे भी मुझे पता नहीं था कि तुम झूले में बैठने से भी डरते हो। उसने अफसोस के कहा, मतलब मैं और किसी चीज से नहीं डरता। उसने वो चढ़ाई। मेरा मुंह मत खुलवाना तो बेहतर है तुम्हारे हक में, वरना मुझे तो कोई मसला नहीं तुम्हारे बारे में सबसे बताने से। हमसे बोली कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, उसने तन कहा। मैं तो आम सी बात कह रही हूँ, अब तुम्हारी समझ में नहीं आई तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे तुम तो मुझे अब पक्का पता हो गया कि तुम झूले में बैठने से डरते हो, तभी तो फजूल बहस में सब कुल जा रहे हो, वरना बैठ चुके होते और मेरी मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हो चुके हो। इत्मीनान से उसे हाइपर कर रही थी। किसी ने कहा कहा मैं डरता हूँ? वो चिढ़ा। और तो फिर बैठो। मैं आ आनी कानी क्यों बैठने में आनी कानी क्यों गा रहे हो? मजे से बोली मैं, और कुछ कहते कहते रुक गया और उसे बहस करना सिर्फ और सिर्फ हम घूरता हुआ झूले पर बैठ गया। उसके साथी रिजवान और बिलाल भी बहस खत्म होने पर शुक्र की सांस लेते झूले पर बैठे। फिर इनको एक तरफ मार और दूसरी तरफ मगीर खड़े हुए। तुम दोनों को नहायत अच्छे से इन्हें लुत्फानंदोज करो। अब उनकी हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए कि हमने अच्छे से मेहमान हुए। जनाब ने मगीर और मार को देखते हुए मैंने खेजी से कहा, ओके बॉस, आपकी नाक की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। महीने का बिल्कुल आपने शातिर तरीके से लुत्फानंदोज करवाने के बार नहीं, इन्हें याद रहेगा। माँ ने आंख मारते हुए बोला। दोनों जनाब का इशारा समझ गए। जिंदगी भर याद रहेगा का मतलब पूछ सकता हूँ? रिजवान ने मार को घूरते हुए से जुमला बताया। मेरा मतलब है कि जिंदगी में पहली दफा आप लोग थे होंगे तो इसे मजे ही लागू होंगे, तो आप लोगों की लाइफ टाइम पर ये राइड याद रहेगी। वो फौरन गड़बड़ा कर कहा, ओके चलो फिर स्टार्ट कर दो, देर किस बात की? बिलाल ने पुरजोश होकर कहा। जो हुक्म जनाब का। मुगीन ने एक अदा सारा हम बोला। फिर अम्मार और मुगीन ने मैंने खेजी से दूसरी आंख मारी और मेहमानवाजी करने लगे और लड़कियों की साइड में खड़ी होकर शुरू शुरू में तीनों को खूब मजा आया। फिर अम्मार और मगीन ने अपनी ड्यूटी शुरू की और झूले को इतनी तेज से झुलाने लगे कि दोनों उन्हें लगने लगा कि अब टपके तब टपके। कई बार तो हाथ फिसल बच्चे नहीं तो डायरेक्ट नीचे गिरे और हाथ पार से जाते। कभी इतना ऊपर जाते लगता हवाओं में हो, और जब नीचे आते तो पेड़ों के बीच पीछे बहते नाले पर नजर पड़ती तो लगता इसमें फिसल देने पहुंचे। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? सबसे पहले बिलाल पतंगे मारे हैं। मुआज ने इत्मीनान से कहा। अबे तू इंसानों की तरह मारना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं कुंवारा हरगिज नहीं मरना चाहता। उसने दुआएं दी। आप लोगों को के इतने में हवा निकल गई, वरना ये रैबिट तो इससे भी तेज पतंगे मारती है। माज ने जनाब का हवाला दिया, जिस पर जनाब ने से बुरा है। इससे भी तेज, तीनों के अलग कुछ को इससे भी तेज। ठीक भाई, जब आप लोग चाहते हैं तो हम लोग और तेज झुलाते हैं। मार शरारती अंदाज में बोला और तेज तेज पतंगे मारने लगा। ओ भाई, हमने कब कहा और तेज जिला? अलियान जिला कर बोला। अभी तो कहा। अब तीनों ने कहा इसमें भी तेज, तभी तो हमने जलाया। फिर मजे से बोला, अबे गधे, हमने तेज जलाने को नहीं बल्कि हैरत का इजहार किया। भी दे ना कोई हड्डी तो जरूर टूटेगी। आलिया ने झुंझला कर। अब भाई इतनी आसानी से तो नहीं रुकेगा, कुछ भी तो वक़्त लगे। अम्मी ने उनके हालत से हता उठाते हुए बोला और झूला तेज करने लगा। तुझे तो बेटा मैं अभी बताता हूँ। आलिया ने गुस्से से कहा और उस गुस्से के चक्कर में भूल गया कि झूले पर बैठ मुगीर ने मार की पतंगे दे रहा था और हाथ रस्सी से हटाकर मुगीर को मारने के लिए मुका बनाया, मगर उसी वक्त मुगीर ने जोरदार पतंगा मारा और आलिया ने झूले से बाहर। फिर उसे लेके वो नीचे गिरकर अपनी हड्डी तड़वाता उसे फौरन एक शाख पकड़ी। ओए कमीने, मगीर के बच्चे, तूने ये क्या किया? चीखा। मैंने कहा कुछ किया है, सब आपकी अक्लमंदी की वजह से हुआ। अब आपको किसी लायक ने हाथ से छोड़ने का मशवरा दिया। अब बने स्पाइडरमैन। मुगीर ने आराम से बोला, मैं नीचे कैसे उतरूं? चारगी से बोला। यूं लटके लटके इसे बहस करना बेवकूफी थी, क्योंकि वो भी जनाबी का भाई था। उसकी हालत पर जरा पर हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। अबे कमीने, तू मेरा दोस्त है, तू भी हंस रहा है? ये नहीं कि मेरे बलाल को भी तीसरी नुमाइश करते थे। मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तू अपनी हरकत की वजह से लटका है। अब भी
अब ये भी एंजॉय कर, बिलाल ने मजे से कहा। अल्लाह करे तू भी गिरे, फिर तुझसे मैं भी कहूंगा एंजॉय कर। पैदा बादुआएं देने लगा, फिर उसकी बादुआ का असर हुआ जो बिलाल ने अपनी निकाले उसे चिढ़ा रहा था। बैलेंस आउट होने की बजाय डायरेक्ट नीचे टपका। अरे अम्मी बचाओ! सीधा गड़प से नाले में गिरा। नहीं बेटा, अब तू भी एंजॉय कर। खुश होते बोला, आ थू! बिलाल अब काइयां करता नाले से बाहर निकला। उसकी हैबत देखकर सब लड़कियों की हंस नहीं रुक रही थी। ऊपर से नीचे तक मुअत्तर हो चुका, ऊपर से शक्ल भी पहचानी जाए। बाहर क्यों आ गया? एंजॉय करता ना। लियान तंजिया अंदाज में बोली, आ थू कमीने जलील खबीज, तेरी बात लगी है। एक तरफ वह काइयां करते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? तभी अचानक दादी जान वहां तशरीफ लाई, और गुलफाम भाई की दादी थी। ये सब भी उन्हें दादी कहते क्योंकि ये इनकी दादी की बहन थी। कुछ नहीं दादी जान, पतंगे मारे हैं, मगीर कहता और झूले से उतरा। अरे मगीर बेटा इधर तो आ आ तू जरा। उन्होंने इशारे से अपने पास बुलाया। पेड़ों पर लटके आलियान को गूने लगी, कंधे झुकाता उनकी तरफ। क्या हुआ? दादी जान उसे पास जाकर पूछा। ये बिया का देवर थोड़ा सा ऐसा है क्या? उन्होंने कनपट्टी पर उंगली घुमाते सरगोशी की, जो इतनी बुलंद जरूर थी कि वहां पर मौजूद सभी लोगों के कानों तक रसाई। बात सुनकर एक हंसी का फुहारा छूटा। हाँ दादी, आपसे नहीं पहचाना जनाब ने छुपाते तनस्ते बोली। हमें तो पहले दिन ही शक था इसकी दिमाग। देखो तो कैसे लटक रहा है इसका भाई, माशाल्लाह से लाखों में एक है। ये पता नहीं किस पर चलाया। उन्होंने अफसोस से कहा। अलियान दादी जान की ये फरमान सुनकर सदमे से बेहाल हुए और धड़ाम से नीचे गिरे, और मगर शुक्र था कि नीचे घास के दे रखे थे। अल्लाह की खैर, देख बेटा जाकर वो ठीक तो है ना, वरना खुदा ना हादसा कुछ हो आ गया तो बिया के ससुराल वाले उसका जीना हराम कर देंगे। उसे अपने मायके में सही से ख्याल नहीं किया, भले अपना लड़का बावला हो। इल्जाम तो हमारी बच्ची पर ही आएगा। उन्होंने रिवायती फिक्रमंद। नहीं दादी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। बिया के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो रिवायती टाइप के नहीं। फिर ससुराल में ही है ही कितने लोग। ज्वेरिया ने आगे बढ़कर उन्हें तसल्ली, बच्चा तो ठीक है ना? फिक्रमंद लहजे में आलियान से पूछा। सब उन लड़कों ने सारा देख खड़ा किया। जी ठीक है। उसने जाहिर इस बात में से जोर जोर हिल गया था। ए हट, ऐसे कैसे ठीक है? इतनी ऊंची से गिरा है बच्चा, चोट तो आई होगी। जा मीर भाई को कमरे में ले जा, मैं दवाई दे भेजती हूँ मालिश करने। दादी ने हिदायत दी। लियान ने शुक्रगुजार नजरों से देखता लड़कों के सहारे से जाने लगा। जा जरा जनाब भागकर हमारे कमरे से मरहम ले आ भाई के लिए, बच्चे को दर्द हो रहा है। उन्होंने दूसरे फरमान जारी किया तो लफज भाई पर चीखा। नहीं, इसे चीख पर दादी जान तज्जुब से देखा। क्या हुआ बच्चे, ज्यादा दर्द हो रही है? उन्होंने परेशानी से उसे कुछ भी कहने की बजाय फिर चिल्लाया क्यों? उसने दरे भी पड़ते हैं क्या? दादी ने उन लोगों के से पूछा। नहीं दादी, मैं अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द वगैरह नहीं पड़ा। जनाब को मुंह खोलते देखकर बोला, क्योंकि उसका भरोसा नहीं। अल्लाह जाने क्या गौरव शानी, अल्लाह करे ऐसे ही हो। उन्हें उस पर एतबार नहीं हुआ था। अरे जनाब यहीं खड़ी है, ये नहीं जल्दी से जा। ये मरम जनाब को अपनी खड़ी जगह खड़े देखा उन्होंने गिरा। मैं कोई भाई भाई नहीं हूँ। लियाने बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फौरन टोक दिया। क्यों? दादी जान हैरान हुई। मुझे एलर्जी है बहन लड़कियों के भाई के आने से। उसे उजर और तराशा जो दादी जान के सर से गुजरा। ये क्या? उन्होंने तेजी से कुछ नहीं, रहने दें, आप नहीं समझेंगे। इसने नफी में सर लाया, लड़कों के साथ अंदर की ओर चल पड़ा। कहती हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, सब अच्छी इलामत नहीं। अपना आज खुद का नुकसान पहुंचा रहा है, कल कला को दूसरों पर भी ना चढ़ दौड़े। अब डॉक्टर छोड़े, यहाँ एक पीर है पड़ोसी के गांव में, पहले उससे इलाज करवाने का कहती हूँ। उसके जाने के बाद उसने दीदी का बिलाल तो हंस हंस के लोटपोट हो रहा था। उनकी बातें सुनकर तभी दादी की तरफ मुतवज्जो हुई। इन्होंने पहले उसे नहीं देखा, इसलिए अब गौर से देखने गया। ओए ये बंगी यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने अपना चश्मा दुरुस्त किया। बिलाल उनकी तरफ मुतवज्जो होने पर फौरन सीधा हुआ। दादी, ये ज्वेरिया ने कहना चाहा, मगर दादी ने उसे चुप करा। हमें पता है ये कौन है, और तुम लोग अंदर जाओ। हमें जरा इसकी खातर काले ने, इस बंगी तुझे कितनी मर्तबा मना किया है यहाँ ना आया कर, लेकिन तू बाज नहीं आता। कसम से आज तो तुझे बख्शेंगे नहीं हम। अपना डंडा उठाया। मैं वो हाथ उठाकर बोलता कलाता डंडा उठाते देखकर घबरा गया। क्या मैं लगा रखी है? आज तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी तू, फिर तू दोबारा गलती से भी यहाँ का रुख नहीं करेगा। उन्होंने उसे डपटा। अरे दादी सुने तो जनाब ने मुदाखला करना चाहिए। तुम लोग अभी तक गई नहीं, यहाँ खड़ी जाओ, यहाँ तुम्हें भी चार लगा दूंगी। उन्होंने जनाब को गिरा तो दादी की जान का ध्यान खुद पर से हटते देखकर बिलाल खिसकने लगा। तभी दादी ने उसे देख अपना डंडा उसकी पीठ पर सेक दिया। हाँ वो कराया भाग रहा है। हाँ तुझे क्या लगा बूढ़ी हूं तो तुझे पर नजर नहीं रख पाऊंगी? तुझे पालने से देखती आ रही हूँ, तेरी फितरत से अच्छी तरह वाकफ हूं। बगैर मार खाए तू नहीं सुधरने वाला। ये आज तू अपने पैरों पर नहीं जाएगा। उन्होंने खड़े थे। अरे दादी, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रही हैं।
बात पूरी होने से पहले ही दादी ने एक और डंडार सी दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें दादी कहने की। हाँ हम सब समझते हैं तेरी चालाकियां, मगर आज भी काम नहीं आएगा, उन्होंने झिड़का।